इंडिया के लोगों के, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ही इंडिया में रेसिज्म हो रहा है, विच इज़ वेरी सैड बट ट्रू, क्योंकि दे लुक डिफरेंट। उनका कहना था कि ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, मतलब राजनीतिक रूप से भिखमंगापन है ये। थोड़े से डिफाइंड आपको होना पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स की सारी ही बातें मानते जा रहे हैं तो यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। आप अपने आप में एक पर्सन नहीं बन पाएंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी जो है वो अक्वायर नहीं कर पाएंगे। आप हॉकी प्लेयर के नाम बहुत गिनवा नहीं पाएंगे मुझे, लेकिन क्रिकेट टीम के नाम आप मुझे बहुत आसानी से गिनवा देंगे। ये किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस है। लोग अपनी कास्ट का नाम लिखवा लेते हैं कार के पीछे, बट डज इट, क्या मतलब उसका? कुछ भी नहीं। अब इससे आपको पता लगता है कि दैट पर्सन टेक्स टू मच प्राइड इन हिज कास्ट, तो उसको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो क्या है रादर देन वो क्या करता है, कि दे वर ड्रंक ऑन पावर। तो लिंडन जॉनसन का पूरा कैबिनेट, नॉट इवन अ सिंगल वन अपोज्ड, पूरे के पूरे कैबिनेट ने कहा लेट्स गो टू वॉर। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो लीडर जो है वो कभी गलत नहीं कर सकता, नहीं। कोई भी लीडर है वो इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है। सो वी हैव टू अवॉइड हीरो वर्शिप, वी हैव टू कीप आवर रैशनल माइंड्स ओपन, वी हैव टू कीप इट फंक्शनिंग। ये क्या है? एक्टर्स हैं, वैसे भी इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए सीरियसली लिया जाता है, उसके अलावा नहीं। हालांकि कुछ को लगता है कि उन्हें बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, बट दे आर मिस्टेकन। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 7, जिसका नाम है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में भी बात की, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 मिला के आपके सोशल साइकोलॉजी का पार्ट बनाते हैं। सोशल साइकोलॉजी की अच्छी बात यह है कि जो फिनोमिना आप सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं उन्हें आप अपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक जीनियस स्टूडेंट की निशानी यही होती है कि वो रियल लाइफ में फिनोमिनास को ऑब्जर्व करके उनके ऊपर सोच पाए, उनके ऊपर एग्जाम्पल बिल्ड कर पाए और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को अपने शब्दों में लिख पाए। दैट इज व्हाट लर्निंग इज ऑल अबाउट। शुरुआत करते हैं ग्रुप से, ग्रुप की डेफिनेशन से। व्हाट इज अ ग्रुप? एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स। वेरी ऑब्वियस कि कम से कम 2 इंडिविजुअल्स चाहिए एक ग्रुप बनाने के लिए, 2 या उससे ज्यादा। कैरेक्टराइज्ड बाय, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रुप की? इंटरैक्शन, कॉमन गोल या कॉमन मोटिवेशन, रोल एक्सपेक्टेशन, नॉर्म्स एंड इंटरडिपेंडेंस। अब इन सब टर्म्स को एक एक करके समझेंगे तो आपको एक ग्रुप की पिक्चर मिल जाएगी कि व्हाट इज अ ग्रुप, और आप फिर डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि व्हाट इज नॉट अ ग्रुप। तो पहला है इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का नॉर्मल सा मतलब है कि किसी भी तरीके से आप दूसरे पर्सन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरा है कॉमन गोल या कॉमन मोटिवेशन। जैसे कि आपके स्कूल में जरूर कोई ना कोई स्पोर्ट्स की टीम होगी, जैसे कि फुटबॉल। तो अब फुटबॉल टीम का एक कॉमन गोल है क्या? कि हमें कोई ना कोई चैंपियनशिप जीतनी है, एक फुटबॉल का कप लेके आना है स्कूल में। तो दैट इज कॉमन गोल। उसके बाद होता है रोल एक्सपेक्टेशन। अब उस टीम में हर प्लेयर के अपने रोल होंगे और दूसरे प्लेयर जो हैं उस प्लेयर से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो फॉरवर्ड प्लेयर है वो डिफेंडर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो गोल होने से तो बचाए ही, लेकिन साथ साथ बॉल आगे भी पास करें ताकि जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं वो गोल कर पाए। सो दैट इज रोल एक्सपेक्टेशन। नॉर्म्स, कुछ ना कुछ नॉर्म्स और रूल्स के बीच का फर्क आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा। फिर भी इन सिंपल वर्ड्स, नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स। और क्योंकि हम सोशल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, सोशल फिनोमिना में बहुत सारी चीजें अनरिटन होती हैं। सो नॉर्म्स आर अनरिटन रूल्स जो कि एक्सेप्टेड हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से इन्फोर्स किया जाता है सोसाइटी में, किसी ग्रुप में। और अगर ये एक फॉर्मल ग्रुप होगा तो नॉर्म्स की जगह रूल्स आ जाएंगे। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट आर फॉर्मल ग्रुप्स। सो नॉर्म्स एंड इंटरडिपेंडेंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर हम कहें कि क्रक्स है किसी ग्रुप का, कि किसी ग्रुप में अगर इंटरडिपेंडेंस नहीं है तो वो ग्रुप नहीं होगा। इंटरडिपेंडेंस मतलब हम अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पे निर्भर कर रहे हैं, अपने ग्रुप के लोगों पे निर्भर कर रहे हैं, उन पे डिपेंड कर रहे हैं और वो भी हम पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे कि हमने फुटबॉल का एग्जांपल लिया, तो फुटबॉल में जो डिफेंडर्स हैं वो अटैकर्स पे रिलाई कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि दे विल स्कोर गोल, और जो फॉरवर्ड प्लेयर हैं वो डिफेंडर्स पे रिलाई कर रहे हैं कि वो गोल होने से बचा लेंगे।
ताकि टीम हार ना जाए। सो दिस इज इंटरडिपेंडेंस। अब हम पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड ग्रुप्स एट ऑल। क्योंकि किसी भी लर्निंग में अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाए, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वेश्चंस। फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में इन सब सवालों के जवाब दे पा रहे हैं, व्हाट इज अ ग्रुप, व्हाई डज इट एग्जिस्ट, हाउ इज इट फॉर्म्ड, व्हेन इज इट रिक्वायर्ड, वेयर इज इट फाउंड, वेयर इज इट नॉट फाउंड, तो ये टॉपिक, किसी भी टॉपिक के लिए आप इन्हें लिख सकते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं तो यानी आप उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सो लेट्स कम टू इट, व्हाई डू वी नीड ग्रुप्स एट ऑल। ह्यूमंस आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे अलग अलग डायमेंशंस हैं, जैसे कि हम इंटेलेक्चुअल बीइंग भी हैं, हम सोशल बीइंग भी हैं, हम स्पिरिचुअल बीइंग भी हैं, हम सोसाइटी में इंटरैक्ट करते हैं, हम अपने माइंड में खुद से भी इंटरैक्ट करते हैं। सो वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स and need to be part of different groups to fulfill different needs। जैसे कि डिफरेंट नीड्स हैं तो हमें डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट होना पड़ेगा। जैसे कि नंबर 1 पे है, सबसे पहले है फिजिकल सेफ्टी। अब क्योंकि हमारा माइंड जो है वो बॉडी में रेस्ट करता है, तो सबसे पहले बॉडी ही आती है। अगर बॉडी की सेफ्टी नहीं हो पाएगी या बॉडी का नरिशमेंट नहीं हो पाएगा तो माइंड नहीं चल सकता। इट इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि पहले बॉडी है फिर माइंड है। सो जैसे कि, और थोड़ा सा आप ये ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नोटिस होगा। लेट मी गिव यू अ हिंट। 1 2 3 4 5। आई होप कि आपको ये हिंट समझ आ गया होगा अभी तक। पहले हम बात कर रहे हैं फिजिकल सेफ्टी या फिर रिसोर्सेज की, ताकि बायोलॉजिकल सर्वाइवल जो है इंश्योर किया जा सके। दूसरा है लव, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सोशल आइडेंटिटी, ताकि आपका सोशल सर्वाइवल इंश्योर किया जा सके। ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? द नीड्स, द डिफरेंट नीड्स वी हैव, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जिन ग्रुप्स के पार्ट हम बनते हैं। उसके बाद है स्टेटस एंड रिकग्निशन। क्यों? क्योंकि वी ऑल वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रुप्स परसीव्ड इंपॉर्टेंट बाय अस, इंपॉर्टेंट बाय अदर्स। तो ग्रुप अगर इंपॉर्टेंट दूसरों द्वारा परसीव नहीं हो रहा है तो उस ग्रुप का पार्ट हम बहुत विलिंगली तो नहीं बनना चाहेंगे। जैसे कि इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है अमेरिकन्स। अब अमेरिकन्स को इतना प्राइड क्यों है? बिकॉज अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑन दिस प्लैनेट। तो बहुत सारे लोग अमेरिकन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सब कर रहे हैं क्योंकि वहां पे एक स्टेटस और रिकग्निशन है। दे फील देमसेल्व्स, इफ दे फील देमसेल्व्स टू बी अमेरिकन, दे फील अ सेंस ऑफ प्राइड। उसके बाद है नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन और नॉलेज जब आएगी तो वो हमारे एक होराइजन जो है हमारा चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव का, उससे ब्रॉडन करता है, हमारे व्यू को ब्रॉडन करता है। उसके बाद रिक्रिएशन, जैसे कि स्पोर्ट्स, मूवीज, क्लब्स, ये सब क्या हैं? ये भी एक ग्रुप हो जाते हैं आपके, डांस क्लब्स, ड्रामा क्लब्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके अलावा मूवीज, स्पोर्ट्स, ये सब एक ग्रुप का पार्ट हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज, जैसे कि पॉलिटिकल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें, चुनी हुई सरकारें हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिनका अपना अपना काम है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी कुछ ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दैट इज द नीड्स, दोज आर ऑल द नीड्स वी हैव फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। मूविंग ऑन, facilitating factors, facilitating factors in formation of groups। जैसे कि पहला है proximity। proximity आपने वर्ड जरूर सुना होगा, अगर आप टेक एंथुसियास्ट हैं तो proximity सेंसर एक होता है। proximity का मतलब होता है पास। तो रिपीटेड इंटरेक्शन, जब कोई पास आपके होगा तो आपकी इंटरेक्शन उससे हुए बिना रह नहीं सकती। ऐसा होगा नहीं कि आपके बराबर में कोई आया है और आप उससे इंटरेक्ट ना करें। यू विल इंटरैक्ट, कम से कम शुरू में तो करेंगे, उसके बाद आप कुछ ओपिनियन फॉर्म करेंगे और देन यू डिसाइड कि इस पर्सन के साथ इंटरेक्शन नहीं करनी है।
तो वो अलग केस है, बट एटलीस्ट शुरुआत में आप ज़रूर इंटरेक्ट करेंगे। तो कोई अगर आपके पास आपकी प्रॉक्सिमिटी में है तो इंटरेक्शन तो होगा। कंबाइंड विद कॉमन इंटरेस्ट्स, एटीट्यूड्स, बैकग्राउंड्स लीड्स टू ए सेंस ऑफ लाइकिंग। इंटरेक्शन होने के साथ साथ आपको समझ आता है कि जो सामने वाला पर्सन है और आपके जो इंटरेस्ट हैं सामने वाले पर्सन के और आपके इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बैकग्राउंड जो हैं वो एक तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ लाइकिंग डेवलप होती है। ऐसे ही आपके स्कूल में फ्रेंड्स बनते हैं। जब आप नए नए किसी स्कूल में जाते हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, लेट्स से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट, कुछ एटीट्यूड्स, लेट्स से कि कुछ खाने को लेके, कोई टीचर को लेके कुछ ना कुछ एटीट्यूड्स, बैकग्राउंड्स, जैसे कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे फादर आर्मी में थे और मेरे फ्रेंड्स के फादर्स भी आर्मी में थे, तो इट्स अ कॉमन बैकग्राउंड। सो वी डेवलप अ सेंस ऑफ लाइकिंग फॉर ईच अदर, वी फॉर्म अ ग्रुप। उसके अलावा सिमिलैरिटी, पीपल सिमिलर टू अस इन अपीयरेंस गिव अ सेंस ऑफ सेफ्टी। अपीयरेंस, क्योंकि सबसे पहले तो हम इंसान को बाहर से देखते हैं कि इंसान के बाहर क्या है। वाइल सिमिलैरिटी इन व्यूज, ओपिनियंस रीइंफोर्स आवर ओन व्यूज। अब बाहर से देख के हमें लगा कि ये पर्सन तो हमारे जैसा है, और उसके बाद बात करके हमें समझ आया कि उसके व्यूज और ओपिनियंस भी हमारे जैसे हैं। तो हमारे व्यूज को जब रीइंफोर्स किया जा रहा है तो चांसेस है कि वो पर्सन को हम अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लेंगे या फिर हम उस पर्सन के ग्रुप में इंक्लूड हो जाएंगे। और यही कारण है, सबसे पहला ही अपीयरेंस है, तो यही कारण है कि रेस बेस्ड रेसिज्म जो है, रेसिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि कोई डिफरेंट रेस का, जैसे कि कोई अफ्रीकन आ जाता है किसी ग्रुप में, या फिर कोई नॉर्थ इंडिया के लोगों के, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ ही इंडिया में रेसिज्म हो रहा है, विच इज़ वेरी सैड बट ट्रू, क्योंकि दे लुक डिफरेंट, एंड दैट्स वाई दे गेट ट्रीटेड डिफरेंटली। उसके अलावा कॉमन गोल्स एंड मोटिवेशन, इसके पीछे बात कर चुके हैं हम। या तो हम कोई चीज़ की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर और अवे जाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम समथिंग। तो ये फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स हैं ग्रुप फॉर्मेशन के। देन वी हैव स्टेप्स इन ग्रुप फॉर्मेशन, जो कि टकमैन ने एलैबोरेट किए हैं। जैसे उसमें पहला स्टेप है फॉर्मिंग, इनिशियल कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल फॉर अ कॉमन पर्पस। अब यहाँ पे कुछ पक्का नहीं हुआ है, बस देयर इज अ बंच ऑफ पीपल जो एक साथ आ गए हैं कुछ कॉमन पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब अगर साथ आ गए हैं तो कुछ ना कुछ इंट्रा ग्रुप क्लैशेस जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल फॉर लीडरशिप है, स्ट्रगल फॉर पावर है। डिसीजन कौन लेगा, कौन कंट्रोल करेगा रिसोर्सेज, और कैसे डिसाइड होगा कि जो गोल है वो अचीव कैसे हो। जैसे कि एक इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया हमारी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट से मिलता है। इनिशियली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, तो जो इनिशियल लीडर्स थे उनका मानना था कि अंग्रेजों से हम बात करके प्रेयर और पिटिशन के मेथड से हम उन्हें समझा सकते हैं कि इंडिया को वो फ्री कर दें। बट जो जो यंग ब्लड था, जैसे कि बिपिन चंद्र पॉल, बाल गंगाधर तिलक, उनका कहना था कि ये जो आप कर रहे हैं दिस इज पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, मतलब राजनीतिक रूप से भिखमंगापन है ये। तो उनका क्या था कि ये अचीव जो गोल है, गोल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, वो जैसे आप कह रहे हैं वैसे अचीव नहीं हो पाएगा। तो वहां क्या हो रहा था, एक इंट्रा ग्रुप क्लैश हो रहा है। उसके अलावा लीडरशिप के लिए कि कौन लीडर बनेगा, कौन रिसोर्सेज कंट्रोल करेगा, कौन हायरार्की डिसाइड करेगा, ये सब के लिए होता है क्लैश, और इसे नाम दिया गया है स्टॉर्मिंग। तो शुरू में फॉर्म हुआ फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, उसके बाद आता है नॉर्मिंग। जब ग्रुप में क्लैश होते रहेंगे तो उस प्रोसेस के अंदर से निकलेगा एक रूल्स और हायरार्की का डेफिनेट स्ट्रक्चर। क्या रूल्स होंगे, कैसे ग्रुप चलेगा, हायरार्की कैसे होगी, कौन लीडर बनेगा, ये सब जो है वो टाइम के साथ एस्टैब्लिश हो जाते हैं और ग्रुप अपने आप में एक पॉजिटिव आइडेंटिटी एक्वायर कर लेता है। तो इसे कहा गया है नॉर्मिंग। देन वी हैव परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में वेल
जिस पर्पज़ के लिए ग्रुप बनाया गया था वो गोल परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्मिंग, एंड देन adjourning, disbanding the group once the purpose is served। कोई कोई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं और पर्पस सर्व हो जाने के बाद उसे डिसबैंड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम आईएनसी का ही एग्जांपल आगे बढ़ाएं तो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो गांधी जी ने कहा कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमने आईएनसी बनाई थी, तो नाउ इट्स टाइम टू डिसबैंड इट, कि अब इसका क्या काम है, वाई डू वी नीड, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए हैं। देन द लीडर्स नेहरू एंड ऑल वर बी लाइक कि अब तो अपने जो फ्रूट्स ऑफ द लेबर वी डिड उसका एंजॉय करने का टाइम आया है, तो अब कैसे डिसबैंड कर दें। सो कुछ ग्रुप्स डिसबैंड कर दिए जाते हैं, कुछ ग्रुप्स कंटिन्यू करते हैं। सो यही लाइन लिखी है यहाँ पे, ग्रुप फॉर्मेशन जो है वो एक लीनियर प्रोसेस, ज़रूरी नहीं है कि एक लीनियर प्रोसेस हो, जो हमने 5 स्टेप्स बताए हैं ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक वो आते रहेंगे। इट मे नॉट बी लीनियर, और ऑल्सो सम ग्रुप्स में स्किप सम स्टेप्स, सम स्टेजेस, कि कुछ ग्रुप्स में, जैसे कि कुछ ग्रुप्स हैं उसमें एडजर्निंग की स्टेज नहीं आएगी क्योंकि डिसबैंड करने का मतलब नहीं बनता है। अब हम देखते हैं ग्रुप जो है वो अदर कलेक्शन ऑफ पीपल से कैसे डिफरेंट है। अदर कलेक्शन ऑफ पीपल जैसे कि टीम, क्राउड, मॉब, ऑडियंस एटसेट्रा, ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं टीम के। टीम क्या है? अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप है ये भी एक ग्रुप वेयर पॉजिटिव सिनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। पॉजिटिव सिनर्जी का मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब वी आर वर्किंग टूवर्ड समथिंग, वी आर बिल्डिंग समथिंग, कुछ हम बिल्ड कर रहे हैं, कुछ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, कुछ हम बिल्ड कर रहे हैं। सिनर्जी मतलब जब एनर्जी जो है लोगों की वो सिंक कर जाती है, आपस में मिल जाती है, उस वही वर्ड है सिनर्जी। पॉजिटिव सिनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, जब लोग अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे तो सिनर्जी ऑब्टेन होगी। और मेंबर्स आर म्यूचुअली अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या है? परस्पर, मतलब आप भी हैं और सामने वाला भी है। तो आपके ग्रुप का जो पार्ट है, जैसे कि हमने पीछे फुटबॉल टीम के एग्जाम्पल की बात करी थी, तो अगर आपका कुछ रोल है तो सामने वाले पर्सन का भी कुछ रोल है, और आप म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हैं और अकाउंटेबल भी हैं अपने एक्शंस के लिए। टीम लीडर जो है, टीम लीडर इज प्राइमस इंटर पेरिस। अब ये आपको, ये लैटिन फ्रेज है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट अमंग इक्वल। टीम लीडर जो है किसी टीम में, वो ऐसा नहीं कि उसका ओहदा कुछ ऊंचा है, नहीं, वो भी बाकी प्लेयर्स जैसा है, बस वो क्या है, अगर लाइन बनेगी तो ही विल स्टैंड फर्स्ट, दैट्स इट, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। तो ये है टीम। उसके अलावा एक क्राउड। क्राउड कैसे डिफरेंट है ग्रुप से? इट इज अ रैंडम कलेक्शन। जो ग्रुप था वो रैंडम नहीं था, जैसे कि आपकी फैमिली है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, इट इज नॉट अ रैंडम कलेक्शन, वो बहुत पर्पस से इकट्ठे हुए हैं। ये क्या है? रैंडम कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। वहां पे कोई रोल एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, और इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है। सब इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहे हैं। कोई क्राउड में, क्राउड कोई भी हो सकता है, जैसे कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो जो क्राउड इकट्ठा हुआ, दे डू नॉट हैव इंटरडिपेंडेंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, रोल एक्सपेक्टेशन एटसेट्रा, हेंस इट इज नॉट अ ग्रुप। उसके अलावा ऑडियंस या फिर स्टेडियम क्राउड भी हो सकता है, जिसका कॉमन गोल तो है कि कुछ ना कुछ देखना है, कुछ ना, दे वांट टू वॉच और लिसन टू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है या फिर कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है, बट नीदर इंटरडिपेंडेंट एंड नॉर हैव रोल एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे भी कोई रोल एक्सपेक्टेशन नहीं है और कोई इंटरडिपेंडेंसी नहीं है, ऑल आर इंडिपेंडेंट। देन वी हैव mob. How is a mob different from a group? A mob is characterized by homogeneity of thought and behavior. अब mob हमें किसे कहेंगे? जैसे कि अभी बहुत रिसेंट एग्जांपल था, पेरिस का एक फुटबॉल क्लब था PSG, उसने फुटबॉल की चैंपियनशिप जीती, तो जो स्टेडियम क्राउड था, जैसे ही
टीम ने मैच जीता, दैट क्राउड कन्वर्टेड इनटू अ मॉब, और फिर उसने शुरू की, फर्स्ट इट वाज सेलिब्रेशन एंड देन इट वाज प्योर केओस, लूटिंग, रायट्स, बसें जला देना, दुकानें लूट लेना। तो क्या था, एक होमोजेनिटी थी, सबके दिमाग में एक जैसा था, क्या, एक जैसा थॉट और एक जैसा बिहेवियर। इट वर्क्स ऑन इम्पल्सिस, इम्पल्सिस मतलब जो अंदर से मन जो कहता है उसे हम कहते हैं इम्पल्सिस। अब मन कुछ भी कह सकता है, मन कहता है कि दुकान लूट लो, तो ये है इम्पल्सिस। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी इज लॉस्ट। अब मॉब, क्योंकि मॉब है तो मॉब में कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, जैसे कि हिंदी में भी एक कहावत है कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है, तो वहां पे जो है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी जो है खत्म हो जाती है, और हेंस इट ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन पीपल। तो जब एक अकाउंटेबिलिटी चली जाती है एक इंसान से, तो उसके अंदर के जो सबसे डार्क चीजें हैं वो बाहर आती हैं। हेंस यू सी ऑल काइंड्स ऑफ इमोरल एक्ट्स डन बाय अ ग्रुप। उसके बाद ग्रुप स्ट्रक्चर, एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि ये जो नोट्स हैं मैंने एनसीईआरटी से बनाए हैं। सो ये स्ट्रक्चर जो है पूरा, जैसे कि ये फ्लो कर रहा है, ये पीडीएफ जिन जिन टॉपिक्स की इसमें बात हुई है, जिस तरीके से बात हुई है, वो सारी की सारी एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है। सो अगर आपने ये नोट्स पढ़ लिए, इसके साथ ये लेक्चर कवर कर लिया, तो आपको एनसीईआरटी खोलने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रुप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप, स्ट्रक्चर इन अ ग्रुप इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रक्चर की? डेफिनेटनेस एंड कंसिस्टेंसी। डेफिनेटनेस मतलब कि कुछ ना कुछ ठोस है, वो बदलता नहीं है, और लंबे टाइम तक नहीं बदलता है। कंसिस्टेंसी, लंबे टाइम तक। किन चीज़ों में डेफिनेटनेस और कंसिस्टेंसी होगी यहाँ पे? नॉर्म्स, रोल्स, हायरार्की, कोहेसिवनेस एंड मोड ऑफ फंक्शनिंग। नॉर्म्स की बात हम पीछे कर चुके हैं, रोल्स की बात हम पीछे कर चुके हैं। हायरार्की मतलब एक स्ट्रक्चर क्या है, कि कौन ऊपर बैठेगा, टॉप पे कौन बैठेगा, फिर उसके बाद नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, तो ये हायरार्की है। कोहेसिवनेस मतलब ग्रुप में कितना जुड़ाव है। कोहेसिवनेस, जैसे कि आपकी फैमिली में कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम एक्सटेंडेड फैमिली भी इंक्लूड कर दें, जिसमें हम अंकल्स, चाचा ताऊ, बुआ, मौसी, मामा सब इंक्लूड कर दें, तो उसमें कोहेसिवनेस उस ग्रुप में कम हो जाएगी। ऐसे ही जितना बड़ा ग्रुप हो जाएगा उतनी ही कोहेसिवनेस जो है वो कम हो जाती है। मोड ऑफ फंक्शनिंग, कोई भी ग्रुप कैसे एक्ट कर रहा है, उसमें अगर डेफिनेटनेस और कंसिस्टेंसी है तो हम कहेंगे कि ग्रुप में जो है स्ट्रक्चर है। अब ग्रुप स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहला है रोल्स, क्योंकि कोई भी ग्रुप है तो उसमें कुछ ना कुछ हमें स्पेसिफिक गोल परफॉर्म करना है, और गोल रोल्स के बिना परफॉर्म नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, रोल ऑफ अ सन या डॉटर है तो क्या है? इज लिसन टू द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, फोकस ऑन स्टडीज। उसके अलावा अगर फादर हैं फैमिली में तो उनका रोल क्या है? ही हैज द रोल ऑफ बीइंग अ प्रोवाइडर, ही प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, ही प्रोटेक्ट्स द फैमिली, ही डिसिप्लिन्स द चिल्ड्रन। और ये सब परफॉर्म रोल्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक लीडर हैं, वो एक मुखिया हैं घर के। वैसे ही रोल ऑफ अ मदर क्या है? इज द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली, इनकलकेटिंग गुड वैल्यूज इन चिल्ड्रन। अब ये सारे मैं ट्रेडिशनल रोल्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर सन और डॉटर भी है तो लिसनिंग टू पेरेंट्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, फोकसिंग ऑन स्टडीज एक्सेट्रा। ये ट्रेडिशनल रोल्स हैं। अभी हम क्या कहते हैं कि थोड़े से डिफाइंड आपको होना पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स की सारी ही बातें मानते जा रहे हैं तो यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। आप अपने आप में एक पर्सन नहीं बन पाएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी जो है वो अक्वायर नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी अ लिटिल डिफाइंड। ऐसे ही रोल ऑफ फादर, ट्रेडिशनल रोल में प्रोवाइडर प्रोटेक्टर तो था, बट नाउ द फादर ऑल्सो हैज टू प्ले अ नर्चरिंग रोल इन द फैमिली। क्यों? क्योंकि मदर जो है, मदर भी वर्किंग है। अब बहुत सारी फैमिलीज में आप अपने आसपास भी देखेंगे कि बोथ मदर एंड द फादर आर वर्किंग। सो फादर को भी एक नर्चरिंग रोल अपनाना पड़ेगा। वैसे ही मदर को सिर्फ नर्चरिंग से काम नहीं चलेगा, शी ऑल्सो हैज़ टू अर्न फॉर द फैमिली
and hence she also acts as a provider. So रोल कुछ ना कुछ होंगे। अब ये मैंने ट्रेडिशनल रोल्स लिखे हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ट्रेडिशनल रोल्स ही दिए गए हैं, बट आप जब अपनी थिंकिंग लगाएंगे इस पे, और जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में बात की, अगर आप इस पे सोचेंगे कि किसका रोल क्या है, तो आप ट्रेडिशनल रोल से हटके जो मॉडर्न रोल्स हैं या फिर जो इवॉल्विंग रोल्स हैं उनके बारे में भी सोच पाएंगे और उनको भी अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। और ऐसे ही एग्जाम्पल आपको बाकियों से अलग बनाते हैं। रोल्स के बाद आते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स की हमने पीछे बात कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं थोड़ी सी। अनस्पोकन रूल्स, जैसा कि हमने कहा था, ये अनस्पोकन अनरिटन रूल्स हैं दैट आर अग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स एंड एनफोर्स्ड थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। अनस्पोकन है, अनरिटन है, और सबने अग्री किया है दैट दीज आर द नॉर्म्स। उसके अलावा एनफोर्स भी किया जाएगा। अगर कोई रूल्स या नॉर्म्स ऐसे हैं जिन्हें एनफोर्स नहीं किया गया तो दे डू नॉट होल्ड एनी मेरिट, तो दे आर एनफोर्स्ड कैसे? अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसे प्रेज मिलेगा। क्या मिल रहा है? प्रेज, विच इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। प्रेज फॉर बीइंग अ गुड बॉय, ये बॉय लिखा है यहाँ पे, गुड बॉय। सो ये एक रिवॉर्ड का तरीका है कोई बिहेवियर को, जैसे कि मैनेजमेंट की भाषा में भी कहा जाता है व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। सो यहाँ पे प्रेज मिला है विच इज अ रिवॉर्ड, तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एक उस चाइल्ड की पर्सनालिटी का, उसके नेचर का पार्ट हो जाएगा। सो दीज आर नॉर्म्स। देन वी हैव स्टेटस। स्टेटस जो है वो एस्क्राइब्ड हो सकता है या फिर अचीव्ड हो सकता है, बट ये विद इन द ग्रुप की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें एस्क्राइब्ड मतलब स्टेटस विच इज गिवन बिकॉज ऑफ सीनियोरिटी। जैसे कि अगर आपके फैमिली में दादाजी हैं तो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द हेड ऑफ द फैमिली बिकॉज ही इज द एल्डेस्ट मेंबर। लेकिन वहीं दूसरी ओर स्टेटस अर्नड थ्रू एक्सपर्टीज और हार्ड वर्क, तो ये है अचीव्ड स्टेटस। जैसे कि जो एल्डर चाइल्ड है घर का, वो अपनी एक्सपर्टीज या फिर अपनी क्लेवरनेस से अपनी प्लेस इन द फैमिली एस्टैब्लिश करे और एस्टैब्लिश ये फैक्ट करे कि आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ लीडिंग दिस फैमिली। तो वहां पे जो उस एल्डर चाइल्ड ने किया है, ही हैज अचीव्ड दैट स्टेटस। उसके अलावा विद इन ग्रुप के अलावा हम बिटवीन ग्रुप भी देखते हैं स्टेटस जो है, स्टेटस डिफरेंस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इंडियन हॉकी टीम है, वो भी एक स्पोर्ट्स की टीम है, वो भी मेडल्स जीतती है और दे मेक अस प्राउड और मेहनत बहुत करते हैं, वर्सेस इंडियन क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम भी एक स्पोर्ट्स की टीम है, वो भी वर्ल्ड कप जीतती है, मेडल लेके आती है। वेल मेडल तो नहीं, ट्रॉफीज, क्योंकि मेडल हम ओलंपिक वगैरह की बात करते हैं वहां पे होता है। सो लेकिन दोनों में स्टेटस डिफरेंस बहुत है। आप हॉकी प्लेयर के नाम बहुत गिनवा नहीं पाएंगे मुझे, लेकिन क्रिकेट टीम के नाम आप मुझे बहुत आसानी से गिनवा देंगे। ये किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस है। उसके अलावा कोहिसिवनेस इज ऑल्सो ग्रुप स्ट्रक्चर का पार्ट। कोहिसिवनेस, जैसे कि हमने पीछे बात की कि कितना जुड़ाव है, म्यूचुअल सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, टीम स्पिरिट एंड अ फीलिंग ऑफ वी या फिर अस, हम जो हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि ये वी द पीपल ऑफ इंडिया ये किसकी शुरुआती लाइन है। सो कोहेसिवनेस। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं ग्रुप थिंक, और ये दिया था इरविंग जैनिस ने। अब इन्होंने क्या कहा, ग्रुप थिंक है क्या? जैसे कि हमने पीछे बात की व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। अगर आप ये क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं तो आप उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, आपकी समझ है, यू अंडरस्टैंड इट। सो अगर कोई भी टॉपिक पढ़ें आप तो इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में पढ़ें। और अगर आप आगे जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें सब्जेक्टिव अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो कोई भी आंसर जो है सब्जेक्टिव आंसर वो इसी फॉर्मेट पे चलेगा। व्हाट इज इट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, व्हाई डू वी रीड अबाउट इट, हाउ इज इट डिफरेंट, या फिर व्हेन इज इट परफॉर्म्ड। इस तरह के सभी क्वेश्चंस जो हैं इनको आप आंसर करने की कोशिश करें। पहले हम आंसर करते हैं व्हाट इज इट। ग्रुप थिंक क्या है? एक सोशल फिनोमिना है वेयर अ क्लोजली निट ग्रुप,
ग्रुप फिनोमिना है। क्लोजली निट मतलब जिसमें कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सिमिलरिटी है। आइसोलेट्स इटसेल्फ, इस ग्रुप ने खुद को आइसोलेट कर दिया है, कहाँ से? फ्रॉम द रियल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू ओपिनियन फॉर्मिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। जब भी ये ग्रुप आपसरी में मिलता है तो वो अपने आप को रियल वर्ल्ड से अलग मानने लगता है, और यहाँ पे क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसे ओपिनियन फॉर्म करता है जो बहुत ही अतरंगी तरीके से हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे एक्सट्रीम डिसीजन लेता है जो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन से उन्होंने मैच नहीं किया उस सिचुएशन को। सो इट इज अ सोशल फिनोमिना, इट्स अ ग्रुप फिनोमिना, जहाँ पे एक क्लोजली निट ग्रुप जो है अपने आप को आइसोलेट करके कुछ एक्सट्रीम डिसीजन लेता है, कुछ एक्सट्रीम ओपिनियंस फॉर्म करता है। अब पढ़ते हैं कि क्यों होता है ये। अब ये फिनोमिना इट अकर्स बिकॉज मेंबर्स वैल्यू कंसेंसस ओवर क्रिटिकल थिंकिंग। कंसेंसस का मतलब क्या है? कंसेंसस का मतलब सब एक ही बात कहें और सहमति बनाएं। अगर कंसेंसस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो कंसेंसस का मतलब एक सहमति। तो मेंबर्स जो हैं वो कहते हैं कि सहमति ज़्यादा जरूरी है, किससे? क्रिटिकल थिंकिंग या फिर डिबेट से। दिस इज डिबेट्स, डिबेट से ज़्यादा जरूरी है क्या? सहमति। अब सहमति अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो हम बहुत अपोज तो नहीं करेंगे ग्रुप का डिसीजन जो है। और ये क्यों करते हैं हम, क्यों सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज आवर नीड टू बी लाइक्ड, यानी द नीड टू फिट इन जो है प्रिवेंट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्रेजेंटिंग डिसेंटिंग ओपिनियन। डिसेंटिंग मतलब जो अलग है, सब यहाँ खड़े हैं और आप बिल्कुल ही यहाँ पे खड़े हैं, तो ये क्या है? डिसेंटिंग ओपिनियन। और डिसेंटिंग ओपिनियन अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो इट में हार्म द ग्रुप्स कोहेसिवनेस। अगर आप सहमति नहीं जताते हैं, आप अपना ही ओपिनियन रख रहे हैं, तो जो जुड़ाव था आपसे कम हो जाएगा ग्रुप का, और ग्रुप का आपसरी में भी एक क्लैश बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि एक फैमिली है, कोई डिसीजन ले रही है, तो वहाँ पे आप एक अलग ही ओपिनियन अपना प्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ पे यू विल नॉट बी लाइक्ड एज मच, और जो ग्रुप की कोहेसिवनेस है उससे अफेक्ट होगी। अब ग्रुप थिंक जो है वो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ग्रुप थिंक को एड करते हैं? फैक्टर्स दैट एड ग्रुप थिंक। पहला तो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल आइडेंटिटी, यानी सोशली होमोजेनस एंड कोहेसिव ग्रुप। पीछे हमने बात करी, कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं इन अपीयरेंस, इन ओपिनियंस, इन एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस, व्यूज, सब कुछ की, तो वो एक कोहेसिव ग्रुप होगा। इन अदर वर्ड्स, टू मच प्राइड इन वंस आइडेंटिटी। अब वो सिमिलर तो हैं ही, साथ साथ दे टेक टू मच प्राइड इन व्हाट दे आर, नॉट व्हाट दे डू बट व्हाट दे आर। आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं? आइडेंटिटी किसी भी बेसिस पे हो सकती है, आपके रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। जैसे कि इंडिया में बहुत ही एक प्रिवेलेंट फिनोमिना है कि लोग अपनी कास्ट का नाम लिखवा लेते हैं कार के पीछे। व्हाट डज इट, क्या मतलब उसका? कुछ भी नहीं। अब इससे आपको पता लगता है कि दैट पर्सन टेक्स टू मच प्राइड इन हिज कास्ट, तो उसको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि वो क्या है रादर देन वो क्या करता है। सो दिस इज टेकिंग टू मच प्राइड इन वंस आइडेंटिटी। इसका एक अगर हम बहुत फेमस एग्जांपल ले तो आर्यन रेस थ्योरी जो थी नाजी पार्टी ने दी, दैट हम जो हैं वी जर्मन्स आर आर्यन रेस, जहां से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई, और वी आर द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके अलावा ऑटोक्रेटिक मोड ऑफ फंक्शनिंग, कहीं भी ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एक तानाशाह टाइप का रूल। ऑटोक्रेटिक मोड ऑफ फंक्शनिंग अगर होगी किसी भी ग्रुप में, स्ट्रॉन्ग मैन या फिर अथॉरिटेरियन लीडर होगा, तो वहां पे ग्रुप थिंक जो है वो ज्यादा होने के चांसेस हैं। और जो कि समझ में भी आता है, कोई अगर स्ट्रॉन्ग मैन लीडर टाइप है तो वो डिसेंटिंग ओपिनियन को बिल्कुल लाइक नहीं करेगा। और उसके अलावा एक और फैक्टर है ड्रंक ऑन पावर फिनोमिना। जब कोई ग्रुप बहुत पावरफुल हो जाता है तो जो वो अपने आप को रियल वर्ल्ड से अलग करने की सभी कोशिशें करता है, विच इज सैड आई नो, बट दैट्स व्हाट अ वेरी पावरफुल ग्रुप डज। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हिस्ट्री में जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है,
यूएस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था लिंडन जॉनसन। अब लिंडन जॉनसन ने कहा कि वियतनाम में जो है वो कम्युनिज्म फैल रहा है और हमें कम्युनिज्म को फैलने से रोकना है पूरी दुनिया में। जैसे कि कोल्ड वॉर में अगर आप में से किसी के पास हिस्ट्री है या पॉलिटी है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कोल्ड वॉर के बारे में, यूएस वर्सेस यूएसएसआर। तो यूएस जो था वो था लिबरलिज्म या फिर कैपिटलिज्म का सपोर्टर, और जो यूएसएसआर था वो था कम्युनिस्ट। अब कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का बैटल जब चल रहा था तो यूएस सपोर्ट करता था जहां पे कैपिटलिज्म आए, यूएसएसआर कहता था कि हम कम्युनिज्म लाएंगे। यूएसएसआर ने और चाइना ने मिलकर वियतनाम में कम्युनिज्म को पूरी तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करी। यूएस ने कहा भाई नहीं, ये तो हम नहीं होने देंगे। तो क्या हुआ, लिंडन जॉनसन ने कहा कि हम वियतनाम में वॉर करेंगे, कम्युनिस्ट्स को हराएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि दे वर ड्रंक ऑन पावर, तो लिंडन जॉनसन का पूरा कैबिनेट, नॉट इवन अ सिंगल वन अपोज्ड, पूरे के पूरे कैबिनेट ने कहा लेट्स गो टू वॉर। अब वियतनाम वॉर 3-4 साल चला। वेल इट वाज एट इट व्हेन इट वाज एट इट्स पीक, तब ये 3-4 साल में करीब 56,000 अमेरिकन सोल्जर्स और करीब 1 मिलियन वियतनामीज सोल्जर्स और सिविलियंस मिला के दे डाइड। क्यों? क्योंकि दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस कि हमें कौन हरा सकता है। और ये डिसीजन, इतना एक्सट्रीम डिसीजन लिया क्यों गया? बिकॉज दे वर अंडर अ फिनोमिना कॉल्ड ग्रुप थिंक। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम डिसीजंस आर मेड, हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा कि एक्सट्रीम डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। दूसरा, बिगेटेड एंड रेसिस्ट ओपिनियंस आर एक्सेप्टेड। बिगेटेड मतलब क्या होता है? एक कट्टरवाद टाइप के कट्टर ओपिनियंस जो हैं वो, या फिर रेसिस्ट नस्लवादी, वो ओपिनियंस जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, दे गेट नॉर्मल। जैसे कि अगर हम नाजी पार्टी की ही बात करें तो उन्होंने ज्यूज, जो यहूदी लोग हैं, उन्हें पेस्ट कोई भी होता है, कोई भी जानवर, कोई भी कीड़ा, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे जीव जो फसलों को बर्बाद करते हैं, उनको कहते हैं हम पेस्ट। तो ज्यूज को पेस्ट से कंपेयर किया और उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी किया बाद में, एंड अराउंड 6 मिलियन ज्यूज वर सिस्टमैटिकली मर्डर्ड। तो ये ओपिनियंस जो है वो कहाँ फॉर्म हुए? वो ग्रुप थिंक के फिनोमेना से ही फॉर्म हुए, क्योंकि वहां पे कोई अपोज करने वाला नहीं था। ऑल अग्रीड कि ज्यूज आर पेस्ट्स। हिटलर ने कहा ज्यूज आर पेस्ट्स, तो सबने कहा यस ज्यूज आर पेस्ट्स, तो उन्हें इरेडिकेट करने की जरूरत है। तो ऐसा जो ओपिनियन आता है तो इससे बहुत तबाही होती है। इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड ने बार बार देखा है। उसके अलावा ग्रुप थिंक का जो फिनोमेना है और उससे जो दुष्परिणाम आते हैं, दे आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री स्पीच एंड इवन ह्यूमन डिग्निटी। सो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हैं ग्रुप थिंक के। अब जो है, अगर इतना डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है तो हमें इसे प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? वी कैन एनकरेज अ कल्चर ऑफ ओपन डिबेट्स एंड डिस्कशंस, आर्ग्यूमेंट्स, ताकि जब ओपन डिबेट्स होंगे तो सभी तरह के जो ओपिनियंस हैं वो सरफेस पे आएंगे और एक अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव हमें मिलेंगे, और फिर हम अपने आप को एक तो रियल वर्ल्ड से आइसोलेट नहीं करेंगे, दूसरा दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचें भी गए। उसके अलावा हीरो वर्शिप हमें अवॉइड करनी होगी कि कोई भी लीडर कितना भी अच्छा दिखे सरफेस पे या हमारी लाइकिंग कितनी भी हो, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो लीडर जो है वो कभी गलत नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी लीडर है वो इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है। सो वी हैव टू अवॉइड हीरो वर्शिप, वी हैव टू कीप आवर रैशनल माइंड्स ओपन, वी हैव टू कीप इट फंक्शनिंग। उसके अलावा प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। अब ये डेविल्स एडवोकेट क्या होता है? इट मीन्स प्रेजेंटिंग एन ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर ग्रुप। अब डेविल्स एडवोकेट क्या है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं, नाजी एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं, तो नाजीज ने कहा कि ज्यूज आर सो एंड सो, तो मैं जो हूं वो ज्यूज की तरफ से बोलूंगा। अब नाजीज के लिए
ज्यूज जो हैं वो डेविल्स हैं, वो डेविल हैं, तो मैं जो हूँ डेविल के एडवोकेट के रूप में अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करूंगा। आई नो इट्स एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल, वी शुड नॉट से सो एंड सो रेस इज अ पेस्ट, बट क्योंकि एक्सट्रीम एग्जाम्पल की अच्छी बात ये होती है कि वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा इनवाइटिंग आउटसाइड एक्सपर्ट्स टू इवेल्युएट अ ग्रुप्स डिसीजन। अब आउटसाइड एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो वो आपके डिसीजंस, आपके ग्रुप के डिसीजंस को एक न्यूट्रल आई से देख पाएंगे और उसमें जो कमियां हैं उनको बता पाएंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रिवेंट ग्रुप थिंक। उसके अलावा अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पे। अब ग्रुप्स को हम अलग अलग तरीके के टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स। उसके अलावा आगे हम जाएंगे तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। उसके आगे जाएंगे तो हम इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सो शुरुआत करते हैं हम प्राइमरी ग्रुप से। प्राइमरी ग्रुप इज द वन इज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप बाय बर्थ। पैदा होते के साथ ही जिस ग्रुप के आप पार्ट बन गए हैं वही ग्रुप है प्राइमरी ग्रुप। और क्योंकि पैदा होते के साथ ही बन गए, हैंस नो चॉइस इन मेंबरशिप। जैसे कि आपकी फैमिली आप नहीं बदल सकते हैं, कास्ट आप नहीं बदल सकते हैं, रिलीजन आप नहीं बदल सकते हैं, नेशन आप नहीं बदल सकते हैं। वेल आप बदल तो सकते हैं, बट आगे आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि बदलने से भी फ़ायदा क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप अपने आप को अपने प्राइमरी ग्रुप से अलग नहीं कर सकते हैं। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हु यू आर। प्राइमरी ग्रुप इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन। आप अपनी फैमिली से, अपने स्कूल के, अपने क्लास के लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं, क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी में है, शेयरिंग ऑफ इमोशनल बॉन्ड्स। अब यहाँ पे आप फैमिली को ही एग्जाम्पल मान के चलिए, क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब फैमिली में ही फिट बैठते हैं, क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्ट आप ज़्यादातर फैमिली से ही करते हैं। फिजिकल कॉन्टैक्ट प्रोक्सिमिटी में आपके आसपास आपकी फैमिली ही होती है, और इमोशनल बॉन्ड्स भी जो हैं आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, नॉट फ्रेंड्स, फैमिली। उसके अलावा इट इज सेंट्रल टू इंडिविजुअल फंक्शनिंग एंड एक्विजिशन ऑफ वैल्यूज एंड आइडियल्स। इंडिविजुअल फंक्शनिंग, क्योंकि हम एक सोशल क्रीचर हैं और ग्रुप के बिना हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो एक तरीके से हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिविजुअल फंक्शनिंग के लिए ग्रुप बहुत ज़रूरी है, और मोर स्पेसिफिकली प्राइमरी ग्रुप बहुत ज़रूरी है। और प्राइमरी ग्रुप से ही हम अपनी वैल्यूज़, जो हम अपने वैल्यूज़ और आइडियल्स को मानते हैं, दैट आई वैल्यू सो एंड सो, हिंदी में जिसे कहते हैं मूल्य और सिद्धांत, तो आइडियल्स जो है हमें इसी प्राइमरी ग्रुप से एक्वायर होती है। देन वी हैव सेकेंडरी ग्रुप, बट बिफोर दैट अब बात करते हैं हम कि आपका कास्ट, रिलीजन और नेशन तक भी आपके प्राइमरी ग्रुप का पार्ट क्यों है। अब डिफिकल्ट टू डिस्टेंस वन सेल्फ फ्रॉम वंस प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, इंडियन अमेरिकन जो हैं वो रेसिज्म फेस कर रहे हैं। अब वो वैसे तो अमेरिकन सिटीजन हो गए हैं, बट क्योंकि दे आर ब्राउन स्किन्ड सो दे स्टिल फेस रेसिज्म। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट जैसे हैं, शेड्यूल कास्ट जो हिंदू में शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल कास्ट की तरह ही ट्रीट हो रहा है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बाद भी। अब ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ही दे बिलीव कि सब इक्वल है, एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। तो वहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ऐसी हायरार्की नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि अपने आप को अपनी आइडेंटिटी से अलग करना बहुत बहुत मुश्किल है। हेंस प्राइमरी ग्रुप जो है वो आपको, यू कैनॉट डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम इट। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रुप। मेंबरशिप इज बाय चॉइस। सेकेंडरी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंडरी ग्रुप के एग्जांपल होंगे पॉलिटिकल पार्टी, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप निकल भी सकते हैं, या फिर आप कोई ना कोई क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, कोई डांस क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, आर्ट क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स, इवन आपके फ्रेंड्स भी
सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट हैं, क्योंकि आप अपने फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो सकते हैं और फिर आप उसे लीव भी कर सकते हैं, किसी दूसरे फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट जो है लेस फ्रीक्वेंट, इट इज़ इम्पर्सनल, उतना इमोशनल लेवल पे उतना कनेक्टेड नहीं है, और इनडायरेक्ट, और ये इजी टू ज्वाइन एंड इजी टू लीव। तो ये सेकेंडरी ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर डिफरेंस में क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्राइमरी ग्रुप एंड अ सेकेंडरी ग्रुप, सो यू कैन राइट ऑल दीज डिफरेंसेस। उसके अलावा अब आते हैं हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स पे। फॉर्मल ग्रुप्स कौन से हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? डेफिनेट रोल्स एंड पर्पज। कोई भी फॉर्मल ग्रुप होगा तो उसका डेफिनेट रोल होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ऑफिस है तो उस ऑफिस में जो रोल्स हैं वो डेफिनेट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी रोल निभा रहा है, नहीं, द रोल्स आर डेफिनेट एंड द पर्पज इज ऑल्सो डेफिनेट। जैसे कि कोई ऑफिस का है कि हमें सेल्स बढ़ानी है, कोई सेल्स का ऑफिस है तो उनका पूरा काम ही है कि सेल्स को बढ़ाना है, तो पर्पस है डेफिनेट और रोल्स भी डेफिनेट है। उसके अलावा एक्सप्लिसिटली स्टेटेड रूल्स वहां पे अनरिटन नहीं होंगे। जैसे सोशल ग्रुप्स में जो है नॉर्म्स वो अनरिटन है, बट यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं, रूल बुक है। उसके अलावा हायरार्की जो है कि कौन ऊपर कौन बॉस होगा, फिर सेकंड नंबर का बॉस कौन होगा, मैनेजर कौन होगा, सुपरवाइजर कौन होगा, वर्कर कौन होगा, तो ये एक हायरार्की है। और उसके अलावा जो ये स्ट्रक्चर है वो रिजिड होता है किसी फॉर्मल ग्रुप का, यानी यहाँ पे रोल्स जो हैं और जो हायरार्की जो है वो रिजिड रहेगी, उसे हिलाना बहुत मुश्किल है। और ये किस लिए बनते हैं? फॉर्मल ग्रुप्स आपको कहाँ देखने मिलेंगे? जैसे कि ऑफिस है, फॉर्म्ड फॉर पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस फंक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज, जो चुनी हुई सरकारें हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये सब क्या है? एक पॉलिटिकल और गवर्नेंस पर्पज से बनी है, और ये फॉर्मल ग्रुप्स के अंडर आती है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, ये सब क्या है? कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वो क्या है? कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही, तो वहाँ पे इट इज़ अ फॉर्मल ग्रुप। वहाँ पे रोल्स, पर्पज सब डेफिनेट है, हायरार्की है, टीचर कौन होगा, बैक एंड में टेक्नीशियन कौन होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। वैसे ही अब जैसा फॉर्मल ग्रुप है उसके ही उलट इनफॉर्मल ग्रुप्स होंगे, और इनफॉर्मल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उससे ठीक उलट होंगे। यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर इतना नहीं होगा, रूल्स जो हैं वो अनरिटन होंगे, पर्पस जो है वो ज़्यादातर सेफ्टी है, लव है, बिलोंगिंगनेस है। अब इसमें आप किसको रख सकते हैं? फैमिली को, फ्रेंड्स को, और आपके जो रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि डांस, एडवेंचर, कुछ भी, तो वहाँ पे ये इनफॉर्मल ग्रुप्स होंगे। उसके अलावा है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या है? इन फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, इन ग्रुप इज वंस ओन ग्रुप। खुद का ग्रुप जो है, वंस ओन ग्रुप, उसे हम कहते हैं इन ग्रुप। और फॉर्म्ड ऑफ किससे किससे मिलके बना है ये? लाइक माइंडेड पीपल फ्रॉम कॉमन गोल, फॉर कॉमन गोल, फॉर्म ड्यू टू आइडेंटिटी। मोस्टली ये आइडेंटिटी बेस्ड होता है इन ग्रुप। और उसके ही उलट आउट ग्रुप क्या है? इट इज द ग्रुप मेड ऑफ नॉन सिमिलर पीपल, यानी हमसे जो अलग है, अदर्स, दूसरों से मिलके जो बना है, वो आउट ग्रुप है। और इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बीच का डिफरेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि आउट ग्रुप के अलावा के खिलाफ भी निकालेंगे। जो आउट ग्रुप है उसके लिए हमारे मन में जो है, जरूरी नहीं कि हॉस्टिलिटी हो, एक सेंस ऑफ नेगेटिविटी हो, बट कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप और कुछ ना कुछ प्रेजुडिस जरूर होगा। और ये आउट ग्रुप के खिलाफ सभी होल्ड करेंगे। अगर आपका कोई इन ग्रुप है तो आउट ग्रुप, जैसे कि हम अगर इंडियंस हैं तो हम पाकिस्तानीज के खिलाफ जो है एक सेंस ऑफ हॉस्टिलिटी नहीं तो एक सेंस ऑफ प्रेजुडिस तो रखते ही हैं, दैट दे सपोर्ट वायलेंस। सो ये है इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बीच का डिफरेंस। और ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप छोटे से लेके बड़े लेवल पे होता है। जैसे कि खुद की फैमिली है वो एक इन ग्रुप है, दूसरी फैमिली एक आउट ग्रुप है। ऐसी अगर ये बड़ी हो जाएगी तो एक कास्ट अपने आप में इन ग्रुप की तरह एक्ट करेगी और दूसरी कास्ट जो है वो आउट ग्रुप होगी। ऐसी बड़े लेवल पे नेशन, इंडियंस आर एन इन ग्रुप फॉर अस एंड पाकिस्तानीज आर एन आउट ग्रुप। उसके अलावा एक ग्रुप फिनोमिना है जो ताजफेल नाम के
साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? मिनिमल ग्रुप पैराडाइम एक्सपेरिमेंट। मिनिमल ग्रुप का मतलब यहाँ पे जो ग्रुप फॉर्म है इट इज बेस्ड ऑन अ फ्लिम्जी बेसिस। और इससे उन्होंने क्या साबित किया? बस वही जो हमने पढ़ा अभी इन ग्रुप और आउट ग्रुप, कि वी हैव अ प्रेफरेंस फॉर आवर इन ग्रुप। इसमें उन्होंने क्या किया? काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक्सपेरिमेंट है। अ क्लास वाज डिवाइडेड ऑन फ्लिम्जी बेसिस, कुछ ना कुछ फ्लिम्जी बेसिस, ऐसे ही कुछ भी रैंडम। जैसे कि मैं फॉर ईज ले लेते हैं हम कि मैंने कहा कि रणवीर सिंह एज एन एक्टर किसको पसंद है, और फिर मैं कहूँ कि रणबीर कपूर जो है एज एन एक्टर किसको पसंद है, तो आपने हाथ उठाया। अब चिल्ड्रन जो है वो डिवाइड हो गए, बहुत फ्लिम्जी बेसिस है, कोई बहुत ठोस बेसिस नहीं है ये। मैं ऐसा नहीं पूछ रहा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपका फेमिनिज्म पे क्या कहना है, या फिर आप फंडामेंटल राइट्स को लेके क्या कहना चाहते हैं। नहीं, दोज आर ऑल हैवी टॉपिक्स। ये क्या है? एक्टर्स हैं, वैसे भी इनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए सीरियसली लिया जाता है, उसके अलावा नहीं। हालांकि कुछ को लगता है कि उन्हें बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, बट दे आर मिस्टेकन। तो फ्लिम्जी बेसिस पे ग्रुप बना है, और जो चिल्ड्रन है उनको पता है कि हमारे ग्रुप का बंदा कौन है, वंस ओन ग्रुप, कि हमारे ग्रुप का पर्सन कौन है। उसके बाद चिल्ड्रन को कहा गया कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करो अपनी क्लास में। तो 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 क्या देखने मिला कि चिल्ड्रन जो है वो प्रेफरेंस फॉर देयर ओन ग्रुप, कि खुद के ग्रुप को उन्होंने ज्यादा रिसोर्सेज बांटे। और मिनिमल ग्रुप फ्लिम्जी बेसिस पे बनने के बाद भी हमें इन ग्रुप इफेक्ट देखने मिल रहा है। तो यही ताजफेल ने प्रूव किया दैट इन ग्रुप जो है वो बहुत फ्लिम्जी बेसिस पे बन सकता है, और अगर एक बार एक ग्रुप बन गया है तो फिर एक इन ग्रुप बायस भी आएगा, जहां पे हम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बायस्ड होंगे ही होंगे। देन वी हैव इन्फ्लुएंसेस ऑफ ए ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। अब क्योंकि सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसमें क्या था, हम ग्रुप के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और ग्रुप हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये दोनों ही फिनोमिना हम पढ़ते हैं। तो कुछ फिनोमिना है जो ग्रुप हमारे बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, बट पहले हम पढ़ते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हम ग्रुप से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ग्रुप के प्रेशर में आ जाते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को ग्रुप अफेक्ट कर देता है। पहला रीजन है वी वांट टू रिमेन पार्ट ऑफ अ ग्रुप। बिल्कुल, पीछे हमने पढ़ा कि ग्रुप का पार्ट होना कितना जरूरी है, और हमारा फिजिकल सर्वाइवल, सोशल सर्वाइवल, लव एंड बिलोंगिंगनेस एटसेट्रा एटसेट्रा जो है वो चीजें हमें ग्रुप से मिलती है। हेंस वी वांट टू रिमेन अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, हेंस वी बिहेव इन अ मैनर दैट मेंटेन्स आवर मेंबरशिप। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे इस ग्रुप में जो हमारी मेंबरशिप को जेपरडाइज करे, जो खतरे में डाल दे हमारी मेंबरशिप को, हमारे को ग्रुप निकाला ना मिल जाए। दूसरा, आवर नीड टू बी लाइक्ड या नीड टू फिट इन मेक्स अस बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। अब सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में हम बिहेव नहीं करेंगे तो वेल द कॉन्सिक्वेंसेज, आपको उस ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर आप उसमें उतने अच्छे से फिट इन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आवर नीड टू बी लाइक्ड वो बहुत बहुत गहरे में बैठी हुई है हमारे अंदर, वो हमारे बायोलॉजिकल सर्वाइवल से जुड़ी है, इसलिए वी बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल मैनर। उसके अलावा आवर फियर ऑफ रिजेक्शन या फिर एक्सक्लूजन मेक्स अस कंफर्म टू ग्रुप प्रेशर्स एंड इन्फ्लुएंसेस। वही सेम बात दूसरे शब्दों में कही जा रही है, वी बिलीव दैट ग्रुप्स कलेक्टिव जजमेंट, ये कुछ अलग नई बात, जो कलेक्टिव जजमेंट है जो ग्रुप का, वो है बेटर देन आवर इंडिविजुअल जजमेंट। जो कि समझ में आता है कि एक से भले दो कहा जाता है, कि जब 10 लोग मिलकर किसी चीज़ पे दिमाग लगा रहे हैं तो हमें लगता है कि 10 लोग मिलकर तो ज़्यादा ही दिमाग लगाएंगे, तो इंडिविजुअल जजमेंट से ज़्यादा अच्छा ग्रुप डिसीजन है, ग्रुप जजमेंट है। तो इसलिए भी हम ग्रुप का पार्ट बने रहना चाहते हैं। अब वो कौन से फिनोमेना है, वेरियस फिनोमेना है ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो इसमें पहला है सोशल फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन इसका मतलब क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म टास्क्स बेटर और मोर एफिशिएंटली व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स।
जब दूसरे लोग प्रेजेंट हैं, यानी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहां पे इंडिविजुअल जो है वो कोई टास्क को बेटर तरीके से या मोर एफिशिएंटली करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अदर्स को उसे कुछ ना कुछ प्रूव करना है, या फिर कुछ भी उसके अंदर साइकोलॉजी में ऐसा चेंज होता है कि वो किसी टास्क को दूसरों की प्रेजेंस में बेटर करने की कोशिश करेगा रादर देन बीइंग व्हेन अलोन। तो अब इसमें सोशल फैसिलिटेशन में दो भाग हो जाते हैं चीज़ों के, जैसे कि सिंपल या फिर वेल प्रैक्टिस टास्क जो हैं वो परफॉर्मेंस में बेटर हो जाते हैं, वाइल कॉम्प्लेक्स टास्क सफर इन परफॉर्मेंस। कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है या फिर कोई वेल प्रैक्टिस टास्क नहीं है, तो उसको अगर आप दूसरों की प्रेजेंस में करेंगे तो आपको एक घबराहट फील होगी, तो यहाँ पे यू विल सफर इन परफॉर्मेंस। बट अगर सिंपल टास्क है और वेल प्रैक्टिस्ड है, आप वो करते आए हैं, तो यू विल डू इट बेटर इन प्रेजेंस ऑफ अदर्स। तो ये है सोशल फैसिलिटेशन। इसके अलावा एक और फिनोमेना है, बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है सोशल लोफिंग। इसका मतलब क्या है? ये एक ग्रुप फिनोमेना है, इट इज अ ग्रुप फिनोमेना वेयर इंडिविजुअल्स पुट इन लेस एफर्ट इन अ ग्रुप कंपेयर टू इफ दे वर वर्किंग अलोन। आप अगर अकेले होते तो आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे होते, बट आपको वही काम ग्रुप में करना है तो आप इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट कम कर देंगे, लेस एफर्ट। अब इसके रीजंस क्या क्या हैं? डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कम काम करूं बिगा, तो फिर किसको पता लगेगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बहुत सारे लोग हैं, मान लेते हैं ये लोग हैं और ये लॉग उठाना है मिलके, तो यहाँ पे क्या है, सब मिलके उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफ्यूज हो गई है। देन लैक ऑफ इंडिविजुअल अप्रेजल। अब आपको लग रहा है कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अप्रेज नहीं किया जा रहा है, यानी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को नहीं देखा जा रहा है, तो आप सोचते हैं कि मैं थोड़ा कम भी काम कर लूंगा तो किसको पता लग रहा है। फीलिंग दैट माई लेस एफर्ट्स आर लेस आइडेंटिफाइबल, वही सेम बात। ऑल्सो हैपन व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ वन ग्रुप इज नॉट बीइंग कंपेयर टू अदर ग्रुप। अगर दूसरे ग्रुप से कंपेयर नहीं हो रहा है तो यूजुअली सोशल लॉफिंग देखने को मिलती है। बट अगर कंपेयर हो रहा है, जैसे कि अगर आप कभी वाघा बॉर्डर पे गए हैं, तो वहाँ पे जब वो रिट्रीट सेरेमनी होती है, तो यहाँ से नारे लगवाए जाते हैं, पूरा भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब। तो नारे वहाँ से भी लगवाते हैं, पाकिस्तानी साइड से भी लगते हैं, बट वहाँ से आती है आवाज़ थोड़ी सी, और जब वहाँ से थोड़ी सी आती है तो इंडिया वालों को लगता है कि अब तो भाई इनसे ज़्यादा तो आवाज़ करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे वो सोशल लॉफिंग नहीं करते हैं, वहाँ पे वो पूरी जोर से चिल्लाते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपेयर नहीं हो रही है तो सोशल लॉफिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर हो रही है तो सोशल लॉफिंग के चांसेस हैं कम। इसके अलावा सोशल लोफिंग जो है वो, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट्स कम हो जा रहे हैं उसमें, तो हमें ये रिड्यूस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? मेकिंग एफर्ट्स ऑफ ईच पर्सन आइडेंटिफाइबल। जैसे कि रिले रेस होती है, पूरा ट्रैक के अराउंड 4 लोग दौड़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 4 लोग दौड़ रहे हैं, और इंडिविजुअल को हम टाइम कर रहे हैं कि यहाँ पे T1। इसके अलावा फिर जो बैटन है वो दूसरे बंदे को मिली, फिर हम यहाँ पे कर रहे हैं T2, फिर यहाँ से आया है T3, टाइम कितना लग रहा है तीसरे बंदे को, और फिर हम फिनिश लाइन पे आ गए T4, चौथे बंदे को कितना टाइम लगा। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, इंडिविजुअल पर्सन की टाइमिंग को नापने लगे हम, तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाइबल कर दिया हमने ईच पर्सन का एफर्ट। और उसके अलावा हम जो टास्क है, जो ग्रुप टास्क है, उसकी इंपॉर्टेंस को स्टेट कर सकते हैं। उसके अलावा मेकिंग ग्रुप मेंबर्स कमिटेड टू द सक्सेसफुल टास्क परफॉर्मेंस, की एक सेंस ऑफ कमिटमेंट जो है वो उसको इंक्रीज किया जाए। उसके अलावा स्ट्रेंथनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप में आपसी में जो जुड़ाव है उससे अगर हम बढ़ाते हैं तो मोटिवेशन भी बढ़ता है उस गोल को अचीव करने का। थर्ड और लास्ट ग्रुप फिनोमिना जो है वो है ग्रुप पोलराइजेशन। अब ये क्या है? इट इज अ टेंडेंसी फॉर अ ग्रुप डिस्कशन टू एम्पलीफाई द इनिशियल लीनिंग्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। अब एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है कि आप एक नॉर्मल वो है सिग्नल, तो उसे आप बड़ा करता जा रहे हैं, बड़ा करता ही जा रहे हैं, तो ये एम्पलीफाई हो रहा है, ठीक है। एम्पलीफिकेशन आपको आई एम श्योर कि पता होगा। तो इनिशियल लीनिंग क्या है? जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ भी दिया है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। समवन टुक अ ब्राइब, समवन टुक अ ब्राइब एंड गॉट कॉट।
किसी ने कोई रिश्वत ली, ऑफिस में कोई वर्कर है और उसे पकड़ लिया गया है रंगे हाथों, तो इनिशियल इंप्रेशन क्या है, दैट ही शुड बी फाइंड, मतलब फाइन एक क्या है, एक लाइट पनिशमेंट है। एक्सक्यूज मी। बट जब डिस्कशन हो चुका पूरे ऑफिस में, तो डिसीजन क्या लिया गया कि उसे टर्मिनेट कर दो, नौकरी से ही निकाल दो। शुरुआत हमने करी लाइट पनिशमेंट से और एंड हमने किया हैवी पनिशमेंट पे। तो शुरुआत हमने की थी, कुछ लोगों ने ऐसा इंप्रेशन किया कि कुछ गलती तो हुई है तो फाइन लगा देना चाहिए। अंत तक आते आते हमने डिसीजन ले लिया कि इस बंदे को तो नौकरी से निकाले बिना बात ही नहीं बनेगी। सो ये मतलब है ग्रुप पोलराइजेशन का कि ग्रुप एक्सट्रीम में चला जाएगा। इट कॉजेज डिसीजंस टू बिकम मोर एक्सट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ द डोमिनेंट व्यू पॉइंट। डोमिनेंट व्यू पॉइंट क्या था, गलती तो हुई है, सजा तो मिलनी चाहिए। शुरुआत में क्या था कि लाइट पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे कि फाइन लगा देते हैं, बट अंत तक आते आते एक्सट्रीम पे चले गए हम कि अब नौकरी से तो निकालना पड़ेगा इस पर्सन को। तो यही है ग्रुप पोलराइजेशन का फिनोमिना। और इसके रीजंस क्या हैं, पीपल जो हैं, पीपल फेवरिंग वंस व्यू पॉइंट, जैसे मैंने कुछ ओपिनियन दिया शुरू में, तो मेक्स अदर पीपल गिव ओपिनियन इन द सिमिलर डायरेक्शन। तो जहाँ पे हम शुरुआत कर दी उसके हम एक्सट्रीम पे जाएंगे। अगर हमने कहा कि गलती हुई है तो हम लास्ट तक ऐसा प्रूव कर देंगे कि गलती नहीं हुई है, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो सिमिलर डायरेक्शन में हम जाते चले जाएंगे। उसके अलावा एक बैंड वैगन इफेक्ट होता है। द मोर वैलिडेशन एन ओपिनियन गेट्स, जितने लोग ज़्यादा जुड़ेंगे किसी ओपिनियन से, द मोर पीपल गेट ऑन द सेम ट्रेन, कि लोग देखेंगे कि भाई इतने सारे लोग इस ट्रेन में क्यों चढ़ रहे हैं, तो हमें भी चढ़ लेना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। ये बैंड वैगन है, BAND, बैंड वैगन, बैंड वैगन इफेक्ट। सो ये रीजन है, मेजर रीजन है कि ग्रुप पोलराइजेशन का फिनोमिना टेक्स प्लेस इन अ ग्रुप। सो दैट एंड्स चैप्टर 7 ऑफ दिस बुक। और चैप्टर 7 के साथ साथ ही क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। ये पीडीएफ और सभी चैप्टर्स की पीडीएफ जो है आपको साइकोलॉजी मार्गदर्शक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आई हाईली रिकमेंड यू टू डाउनलोड दोज पीडीएफ्स, गेट them printed and follow along the lectures, and I promise you कि आपको साइकोलॉजी की एनसीईआरटी जो है वो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बोर्ड्स दे विल बी टोटली कवर्ड एंड योर CUET UG का जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत हद तक कवर हो जाएगा। कुछ दिनों में हम शुरू करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी। तब तक के लिए कीप सेंडिंग योर डाउट्स और कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग।